हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेक्चर नंबर 1 में हमने हाफ से भी ज्यादा पोर्शन खत्म कर दिया था। थोड़ा सा पोर्शन बाकी है जिसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और हमारा यूनिट 3 खल्लास खत्म। इसके बाद एक लास्ट यूनिट बचेगा जिसको हम लोग विद इन ए वीक कवर कर लेंगे और हमारा सिलेबस जो है वो इस वीक के अंदर ही ईडी वाला जो सिलेबस है खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस वीक के अंदर खत्म हो जाने वाला है। दोस्तों, क्या आप लोग खत्म कर पाए हो अभी तक सिलेबस? नहीं तो प्लीज करो, एग्जामिनेशन 1-1.5 महीना में है, वरना सप्ली खाते रहना। जितना लेक्चर रिकॉर्ड किया हूं ईडी का सब बैठ के देखो, लर्न करो। विद इन ए वीक हमारा ईडी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो बताओ? आइए आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस प्लान का डिफरेंस तक पढ़े थे। सो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। वापस से रिपीट कीजिए आप, कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल कि भैया बिजनेस प्लान जो बनाते हैं, बिजनेस प्रपोजल जो बनाते हैं, उसमें क्या सब रहती है, कौन सी चीज रहती है, ऐसी कौन कौन सी सामग्री रहती है, बिजनेस प्रपोजल का कंटेंट क्या है, उसमें क्या रहता है, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन रहता है, सीक्वेंस वाइज बताओ। इस तरह से आपका एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। इसीलिए आप लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले रहता है जनरल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या रहता है? बिजनेस प्रपोजल का कंटेंट में सबसे पहला सामग्री जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रपोज्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को लेकर आप बिजनेस करने वाले हो, जो सामान को लेकर आप बिजनेस करने वाले हो, उसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। उसका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद प्रमोटर का डिटेल्स दिया रहेगा। एक बिजनेस प्लान में हमेशा प्रमोटर का डिटेल्स दिया रहेगा कि इस प्रोडक्ट का रचयिता कौन है, इस प्रोडक्ट को बनाया किसने है, द नेम ऑफ द मतलब कि प्रमोटर और इंट्रोड्यूसर, हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, न्यू प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस, सब कुछ दिया रहेगा। मान लो कि ये कैलकुलेटर मैंने बनाया, तो इसमें मेरा नाम लिखा रहेगा, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा रहेगा, ट्रेनिंग लिखा रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस लिखा रहेगा। किसमें? मेरा बिजनेस प्लान में भाई, मेरा प्रोजेक्ट प्रपोजल में। सबसे पहले क्या लिखा रहेगा? सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रमोटर का डिटेल्स यानी मेरा डिटेल्स भाई। इसके बाद लोकेशन दिया रहेगा। लोकेशन मतलब क्या? इट मींस द स्पेसिफिक प्लेस और द साइट ऑफ द बिजनेस, यानी कि मैं कौन से प्लेस में बिजनेस कर रहा हूं, मैं कौन से वेबसाइट पे बिजनेस कर रहा हूं, ये तो लिखा रहेगा ना। मैं कौन से प्लेस में बिजनेस कर रहा हूं, प्लेस तो होगा ना, ऑफलाइन कोई प्लेस तो होगा ना, तो वही उसी का लोकेशन लिखा रहेगा। इसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट, डिटेल्स ऑफ द मशीनरी रिक्वायर्ड, कैपेसिटी, सप्लायर, कॉस्ट, वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, मतलब कि कौन कौन सा मशीनरी का रिक्वायरमेंट है, कितना कैपेसिटी है हमारा, सप्लायर कौन कौन है, कॉस्ट, वेरियस ऑल्टरनेटिव, सब कुछ के बारे में भी लिखा रहेगा एक बिजनेस प्लान में, एक प्रपोज्ड प्लान में, एक बिजनेस प्रपोजल में, है ना। इसके बाद हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी लिखा रहेगा। हमारा क्या? प्रोडक्शन प्रोसेस भी लिखा रहेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जिस तरह से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, जिस तरह से हम लोग एक गुड्स को, ये कैलकुलेटर को बना रहे हैं, उसका पूरा डिटेल्स लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, प्रोसेस चार्ट, टेक्निकल, नो हाउ टू अवेलेबल, प्रोडक्शन प्रोग्राम, सब कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड सब कुछ लिखा रहेगा कि ये कैलकुलेटर को मैं कैसे बना रहा हूं। इसके बाद टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा रहेगा कि मैं कौन से टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा या कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर मस्ट बी सुटेबल टू रिलेटेड प्रोडक्ट टू बी आइडेंटिफाइड। इसके बाद इन्वायरमेंटल एनालिसिस लिखा रहेगा। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, स्टडी ऑफ द प्रिवेलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द जनरल बिजनेस क्लाइमेट, मतलब कि ये कैलकुलेटर के मार्केट में कौन कौन मुझसे कंपटीशन करने वाला है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा ना कि मार्केट में कैलकुलेटर चलेगा भी या नहीं, डिमांड कितना है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंट एनालिसिस। क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं अभी ग्रैब कर सकता हूं, कौन कौन सा एडिशनल फीचर है जो मैं कैलकुलेटर पे लगा सकता हूं, इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो ये सब कहां पे दिया रहेगा, ये सब हमारा दिया रहेगा बिजनेस प्लान में। बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट्री सीट रहेगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस एक्सेट्रा, मेरा शॉर्ट एनालिसिस भी रहेगा, यानी कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सब चीज के बारे में लिखा रहेगा। मैं शॉर्ट एनालिसिस भी करके रखा हूं कि अगर ये कैलकुलेटर मार्केट में मैं आ रहा हूं तो मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, सब कुछ उसका एनालाइज भी किया हूं। इसके बाद ट्रेनिंग, द बेस्ट वे टू एनहांस स्ट्रेंथ एंड टू इंप्रूव अपॉन हिज लिमिटेशन अवेलेबल टू द एंटरप्रेन्योर इज टू एक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग बाय ज्वाइनिंग फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मतलब जब तक मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हूं, जब तक मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हुआ और जब तक मैं वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखा नहीं, तब तक मैं क्या कोई बिजनेस चला पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो वेल ट्रेन्ड हो, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में वो जाए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें को वो सीखे। तो उसका भी डिटेल्स किधर दिया रहेगा? उसका भी डिटेल्स बिजनेस प्लान में दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट सर्वे भी दिया रहेगा। आप मार्केटिंग रिसर्च करोगे तब ना बिजनेस कर पाओगे। मैं अगर मार्केट रिसर्च नहीं किया तब मैं कैसे खाक बिजनेस करूंगा कुछ? मुझे यही नहीं पता कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या प्रोवाइड कर रहा है कैलकुलेटर के मार्केट में, कौन कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और मैं ऐसे ही अंधाधुन अपने दिमाग से सोच सोच के कुछ भी निकाल के फेंक दिया तो इससे होगा क्या? नहीं ना। मार्केट रिसर्च भी चलता है, मार्केट सर्वे भी आपको करना पड़ता है। आपको लोकल मार्केट देखना पड़ेगा, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको सारा का सारा चीज मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? फिनेंस का भी देखना पड़ेगा। अरेंजमेंट आर मेड टू प्रोड्यूस एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस टू मीट बोथ fixed and working capital requirement. The entrepreneur follow the norms and procedures specified by the financial institutions and banks to obtain finance. तो entrepreneur को सारे के सारे norms, rules, regulations फॉलो करने पड़ेंगे। जो बैंक शर्त रखेगी वो शर्त को फॉलो करना पड़ेगा और उस हिसाब से सारा का सारा डेटा उसमें रहता है। किस में रहता है? बिजनेस प्रपोजल में रहता है, बिजनेस प्लान में रहता है। तो ये सारे चीज को मिला के एक बिजनेस प्लान बनता है, एक बिजनेस प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनता है। ठीक है, ये सब चीज को मिला के, जितना भी अभी हम पढ़े हैं, ये सब चीज को मिला के एक बिजनेस प्रपोजल बनता है। याद कर लीजिएगा, सबसे पहले क्या है? जनरल इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है? प्रमोटर का डिटेल्स। तीसरा क्या है? लोकेशन। फोर्थ क्या है? मेरे पास कितना मशीनरी इक्विपमेंट अवेलेबल है। फिफ्थ क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करने वाला हूं और पूरा डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब करूंगा उसमें। इसके बाद टेक्नोलॉजी, मैं कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला हूं। एनवायरमेंटल एनालिसिस भी जरूरी है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस, शॉर्ट एनालिसिस भी जरूरी है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सब चीज का मेरे को देखना पड़ेगा ना। इसके बाद ट्रेनिंग भी जरूरी है। ठीक है, मार्केट सर्वे एंड फाइनेंस। तो ये 11वां फैक्टर के बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, लेकिन आप सिंपली इधर एक्सेट्रा लिख के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एक्सेट्रा लिख के क्या आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे बिजनेस प्रोसेस डिजाइन, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। सिंपल सा बात है, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। इसको वापस से प्रोनाउंस कीजिए, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। Business process design involves the creation, improvement, optimization of the sequence of the activities and tasks within the organization to achieve specified business goals. मतलब कि business process design मतलब क्या होता है? कुछ चीज को क्रिएट करना, कोई चीज को इंप्रूव करना, कोई चीज को ऑप्टिमाइज करना। एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी को तुम क्रिएट कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो एक गोल को अचीव करने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस डिजाइन। ठीक है, इट फोकसेस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग वर्कर्स, एनहांसिंग एफिशिएंसी, अलाइनिंग प्रोसेसेस एंड ओवरऑल बिजनेस। मतलब कि पूरा का पूरा बिजनेस को एकदम सही रफ्तार में चले, इस वजह से
ये किया जाता है डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। मतलब कि बिजनेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसको सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना, सही तरीके से डिजाइन करना कि कौन सा टास्क किसके बाद होना चाहिए, कौन सा टास्क किसके बाद होना चाहिए, वो सीक्वेंस डिसाइड करना, जिससे वर्कर्स लोगों का एफिशिएंसी बढ़े, जिससे प्रोसेसेस और भी ज्यादा एफिशिएंटली तुम सारे के सारे बिजनेस प्रैक्टिसेस कर पाओ। इसी वजह से यहां पे डिजाइनिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस किया जाता है, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? इससे क्या होता है, तुम सारे के सारे गोल्स एम एफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव कर पाते हो। सिंपल सा बात है ना कि प्रोसेस मतलब क्या हो गया, प्रोसेस मतलब तुम क्या समझते हो, सीक्वेंशियल हिसाब से तुम काम करोगे तभी ना होगा। जैसे अभी मैं अगर तुमको बोल दूं कि तुमको ईडी भी पढ़ना है, अकाउंट्स भी पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, सब कुछ एक साथ तुम पढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। किस तरह से प्रोसेस में पढ़ेंगे? हम पहले 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा ईडी पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा हम लोग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे। इस तरह से 5 घंटा का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब तुम सीक्वेंस डिसाइड कर ले रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सब कुछ तुम सीक्वेंस के हिसाब से डिसाइड कर पाते हो। उसको ही हम लोग बोलते हैं, उसको अगर बिजनेस में हम लोग इंप्लीमेंट कर लिए तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस। वापस से बताइए, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे लेआउट। अच्छा, मेडिसिन का शॉप में गए हो कभी? मेडिसिन का शॉप में गए हो कभी तुम लोग? वहां पे जो पर्चा दिखाते हो तुम, वहां पे मतलब कि डॉक्टर लोग जो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं सीधा जाके केमिस्ट को दे देते हो, और केमिस्ट क्या करता है, खोजने में क्या उसको टाइम लगा कभी? खोजने में क्या उसको टाइम लगा कभी? नहीं भैया, खोजने में टाइम नहीं लगता है, बिकॉज बॉक्स के ऊपर ना एक कोड लिखा रहता है, जैसे CHO2 इस तरह से कोड है। वो कोड के वजह से वो लोग इजीली खोज लेता है। कोई भी मेडिसिन का नाम आप दे दीजिए, वो लोग 1 मिनट के अंदर अंदर सब खोज के निकाल देगा, क्योंकि उन लोगों का जो सामान रहता है ना, उन लोगों का जो लेआउट रहता है ना, वो बहुत सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है, रखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेआउट ही रहने वाला है। लेआउट मतलब क्या है? लेआउट मतलब एक मशीनरी इक्विपमेंट का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और सिस्टमैटिक जगह पे तुम अगर रख रहे हो फिजिकल अरेंजमेंट और डिजाइन और वर्क प्लेस और फैसिलिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेआउट। क्लियर है? मतलब एक मशीनरी इक्विपमेंट या कुछ भी वर्क प्लेस सिस्टमैटिक है, सब कुछ अपने अपने जगह पे है, उसको क्या बोलते हो तुम, लेआउट। क्या बोलते हो, लेआउट। तो लेआउट टिपिकली रेफर्स to the physical arrangement or design of a workplace or facility. It involves organizing and positioning various elements within a space to optimize efficiency, productivity and functionality. मतलब कि हर एक एलिमेंट को, हर एक पार्ट पुर्जा को, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, फिजिकल कैपिटल हो, दोनों को ही तुम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रहे हो, तुम अपने अपने प्लेस पे रख रहे हो, उसको अपने अपने जगह के हिसाब से उसको काम दे रहे हो, टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी, टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी। मतलब इससे क्या होगा, इससे लेबर लोगों का एफिशिएंसी बढ़ेगा, इससे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इससे फंक्शनैलिटी बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन जिस हिसाब से चल रही थी उससे और भी बेहतर हिसाब से चलेगी। सारा का सारा मटेरियल, इक्विपमेंट, सब कुछ अपना अपना जगह पे रखा रहेगा ना, सिस्टमैटिक वे में रखा रहेगा ना, तो कोई भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी तुमको। इसी को बोलते हैं हम लोग लेआउट। क्या बोलते हैं, लेआउट। ठीक है, आगे लास्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाबा। इधर देखो, द प्रोजेक्ट प्लानिंग इज नीडेड टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपको प्लानिंग द प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो तो प्रोजेक्ट वर्क को ही सबसे पहले प्लान कर लो। द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क शुड बी अरेंज्ड इन सच ए वे so that the work are properly scheduled and sequences of activity are clearly spelled। मतलब हर चीज का सीक्वेंस तुमको पता होना चाहिए रे बाबा, किस चीज के बाद क्या होगा, किस चीज के बाद क्या होगा, तुमको सारा का सारा सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट वर्क।
प्रोजेक्ट वर्क मतलब ये मत समझना कि तुम्हारा कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको सीक्वेंस वे में पेज को रखना है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। एक बिजनेस का जो तुम प्रोजेक्ट बनाते हो ना, एक बिजनेस का जो तुम प्लान बनाते हो, तो तुमको सीक्वेंस पता होना मतलब कि चाहिए, कौन सा सीक्वेंस में तुम काम करने वाले हो, वो सीक्वेंस तुमको पता होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग द प्रोजेक्ट वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ मैन पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है तुमको, उसके लिए तुम प्लानिंग करो। वो जो प्लान है तुम्हारा, वो जो प्रपोज्ड प्लान है, वो जो बिजनेस प्लान है, वो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क है, उसके लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तुमको, उसका जो प्लानिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग ऑफ मैन पावर। ठीक है, प्लानिंग ऑफ मैन पावर। इसके बाद प्लानिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी प्लान्ड, मतलब कि वो प्रोजेक्ट को करने के लिए, वो प्रोजेक्ट को फंक्शनिंग करने के लिए तुमको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन का जरूरत है, इसके लिए भी तो तुम प्लान करोगे ना। वो प्रोजेक्ट को फंक्शनिंग करने के लिए, वो प्रोजेक्ट को करने के लिए तुमको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन का जरूरत है, उसके लिए भी तुम प्लान करोगे ना। तो बस ये थर्ड इंपॉर्टेंस क्लियर है। प्लानिंग फॉर मनी, वो प्रोजेक्ट वर्क के चक्कर में कितना पैसा तुम्हारा खर्चा होने वाला है, कितना पैसा तुम्हारा खर्चा होने वाला है, उसके लिए भी तुम प्लान करोगे ना। अरे प्रोजेक्ट वर्क मतलब तुम अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क मत समझना प्लीज, उसके बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिजनेस का जो प्लान होता है ना, बिजनेस का जो प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट का बात कर रहा हूं मैं। तो बिजनेस प्लान के लिए, बिजनेस प्लान को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए, या तो बिजनेस प्रोजेक्ट प्रपोजल को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए आपको कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी एक प्लान करना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग फॉर मनी। इसके बाद प्लानिंग फॉर कॉस्ट कंट्रोल, मतलब कि किस तरह से आप अपना कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है कि मैन, मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी को किस तरह से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बेस्ट कॉस्ट में बेस्ट यूटिलाइजेशन, मतलब कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करना पड़ता है ना। तो इसका नाम प्लानिंग फॉर कॉस्ट कंट्रोल है। यस। इसके बाद आपको प्लानिंग फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करोगे, वो जो मैन फोर्स को आप हायर किए हो, किस तरह से आप उनको कम्युनिकेट करोगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करोगे, सिंपल सा बात है ना। इसके बाद प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, आप अगर फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लानिंग चाहिए, हर चीज के लिए प्लानिंग चाहिए दोस्त, इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लानिंग चाहिए। और इसके बाद प्लानिंग फॉर द एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोर्सेस ऑफ एक्शंस, मतलब जो भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो परफॉर्म होंगे, कॉम्प्लेक्स सोर्सेस ऑफ एक्शंस है, उनके लिए भी प्लानिंग चाहिए। तो ये क्या था, ये हमारा था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसको हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपको सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि प्लानिंग द प्रोजेक्ट वर्क, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क का ही आप सबसे पहले प्लानिंग करो। इसके बाद प्लानिंग फॉर मैन पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कितना वर्कर लगने वाला है ये ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए प्लानिंग करो। प्लानिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्लानिंग करो। मनी के लिए प्लानिंग करो, कॉस्ट कंट्रोल के लिए प्लानिंग करो, खर्चा कितना पड़ने वाला है और कितना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है ना। एंड प्लानिंग फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट भी है, और प्लानिंग फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कोर्स ऑफ एक्शंस भी है। तो दोस्त हमारा जो ईडी वाला जो चैप्टर है ना, ईडी वाला जो यूनिट नंबर 3 है ना, वो खत्म हो चुका है, फाइनली खत्म कर दिए हैं। बस जितना हम पढ़ाए हैं आपको बस उतना पढ़ना है, बस हो गया काम खल्लास। अब हमारा सिर्फ बचा क्या हुआ है, बचा हुआ है यूनिट 4, और इसको हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे और इसको, इस पूरे सब्जेक्ट को हम लोग खत्म कर देंगे। यस दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए, थैंक यू।